हेलो बच्चों, ये हमारा पार्ट 3 लास्ट वीडियो है नीट 2026 के एग्जाम को जब हम एनालाइज कर रहे हैं। ये बेसिकली मैं आपको आंसर्स नहीं बता रही हूँ, मैंने तो क्या बोला है पहले दो वीडियोस में भी और इसमें भी मैं वही बोलूँगी कि आपको ये बता रही हूँ कि आपको एनसीईआरटी से नीट के लिए कैसे पढ़ना है, कैसे एक एक लाइन से आंसर कहीं से भी मतलब किस लाइन से क्वेश्चन इस बार बन के आया है और आपको नेक्स्ट ईयर के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलो फिर हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। 145 हम लोगों ने 144 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 145 टू 180 क्वेश्चन। इस वीडियो में आप एक चीज बहुत ही जो अच्छा क्वेश्चन आया है, मैंने फर्स्ट वीडियो बोला था कि आप देखोगे कि ओ माय गॉड, लाइक ऐसा इतना यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये भी हमें पढ़ना होता है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो ये वाला जो क्वेश्चन है 145 क्वेश्चन, ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन इवोल्यूशन। कन्वर्जन इवोल्यूशन कौन से इवोल्यूशन होते हैं? कन्वर्जन इवोल्यूशन में क्या होता है, स्ट्रक्चर आपके अलग होंगे बट फंक्शन जो है सेम होगा। जैसे कि विंग्स हमने लिए इंसेक्ट्स के और विंग्स हमने लिए बर्ड्स के। एक बात बताओ, दोनों का काम ही उड़ना है ना, बर्ड भी उड़ता है और इंसेक्ट बटरफ्लाई ये भी उड़ते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर कितना अलग अलग होता है। बर्ड के विंग्स में आपके फेदर होते हैं, ठीक है, जबकि अगर आप इंसेक्ट का विंग देखो तो वो कितना ट्रांसपेरेंट सा होता है, लेकिन काम तो सेम है ना दोनों का। इसीलिए भी आगे जाके सिस्टर दोनों के अलग थे, लेकिन आगे जाके क्या हो गए, वो कन्वर्ज हो गए। ये एग्जाम्पल इसे होते हैं कन्वर्जन इवोल्यूशन और एनालॉगस ऑर्गन। फ्लिपर्स ऑफ पैंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स नहीं, क्योंकि दोनों ही काम सेम करते हैं, तैरने का, स्विमिंग का, स्ट्रक्चर अलग। आईज ऑफ ऑक्टोपसेस एंड मैमल्स अगेन काम सेम है, स्ट्रक्चर अलग है। और विंग्स ऑफ बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स सेम, इसमें भी बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज स्ट्रक्चर अलग है, फंक्शन सेम है। यही आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा है, देखो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। ये एक्चुअली आपके इवोल्यूशन चैप्टर से आया, खोलिए 6.3 टॉपिक खोलिए, वहां पे आपको दिखेगा विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड ऑफ बर्ड्स। ऑक्टोपस, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल एंड फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स। तो ये सारे तो हैं आपके कन्वर्जन इवोल्यूशन। अब यहाँ देखिए ये वाला जो डायग्राम है ये किसका है, होमोलोगस ऑर्गन, और होमोलोगस होते हैं आपके डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये रहा आपका वेल और ये रहा आपका बैट, दोनों के 4 लिम्ब। तो वेल और जो बैट है दोनों ही मैमल्स होते हैं, स्ट्रक्चर सेम होता है, ये हमें यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन फंक्शन अलग होता है। वेल स्विमिंग में यूज करते हैं अपने 4 लिम्ब को और बैट फ्लाई करने में। तो इसका जो आंसर है 145 का, वो आपका क्या है, वो आपका 3 है, ठीक है। अगेन मैं वही बोलूंगी कि आया तो अल्टीमेटली कहाँ से है आपका, अल्टीमेटली आया तो पूरा एनसीईआरटी से ही है ना। बस वही आपको देखना है कि सारा का सारा पेपर, एक एक एग्जाम्पल, एक एक पॉइंट्स पूरा एनसीईआरटी से आया है। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 146 जो आया है क्लास 11, खोल लीजिए क्लास 11 वाले बच्चे। कौन सा है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें आपको क्या किया हुआ है, इसमें देखो 5 पॉइंट बोले हुए हैं कि जो मेल फ्रॉक को फीमेल फ्रॉक से अलग करता है, आपको बताना है इसमें से करेक्ट कौन से है। चैप्टर खोलिए, चैप्टर 7.2.1 मॉर्फोलॉजी पे जाइए, क्योंकि पहले तो कॉकरोच और बहुत सारे होते थे, रैट वगैरह, अब तो वैसे भी सिर्फ फ्रॉग है और फ्रॉग से ही आया है, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को ये भी लगता है कि अब ना हमें पुरानी वाली एनसीईआरटी लेनी चाहिए क्योंकि पुरानी वाली एनसीईआरटी से आता है। नहीं, आप नई वाली एनसीईआरटी लोगे, उसी में से आया है पूरा पेपर। कोई ऐसा नहीं है कि 10 साल पुरानी वाली एनसीईआरटी को आप पढ़े जा रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। वापस तो इसमें बोला है कि मेल और फीमेल में क्या बल्जिंग आइस जो है मेल में नहीं होती है, फीमेल में होती है, ऐसा कुछ है ही नहीं। इसमें देखो यहाँ पे बल्जिंग आइस दोनों में होती है, यहाँ क्लियरली लिखा है मेल फ्रॉग्स कैन बी डिस्टिंग्विश बाय द प्रेजेंस ऑफ, क्या है, एक तो साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक जो मेल्स में होते हैं, फीमेल में नहीं। ऑल्सो अ कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम्स विच आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग। कि कॉपुलेटरी पैड जो है वो फर्स्ट डिजिट पे 4 लिम्ब के मेल्स में होता है, फीमेल्स में नहीं। बल्जिंग आइज दोनों में होती है, वोकल सैक्स, ये वोकल सैक्स जो है वो मेल में है, ठीक है। उसके बाद वेब्ड डिजिट एंड फीट नहीं, वो दोनों में होता है। ये लिखा है ना कॉपुलेटरी पैड ऑन फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्स, यही है कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम्ब, जो मेल्स में होते हैं, फीमेल में नहीं होते हैं। और ऑलिव कलर ऐसा कुछ नहीं है, वो सभी की होती है। ये जो लिखा है ना ऑलिव ग्रीन कलर स्किन विद डार्क,
तो आपका करेक्ट आंसर है जो मेल और फीमेल को अलग करता है, मेल को फीमेल से अलग करता है, इट्स बी एंड डी। तो आपका आंसर क्या है इसका? फोर्थ आंसर है इसका। पे आते हैं, खोल लीजिए फटाफट से अपनी एनिमल किंगडम, मतलब क्लास 11 की बुक, चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इन्होंने कहा है कि कुछ ग्रुप ऑफ रिसर्चर हैं, उन्होंने फिश लाइक एनिमल्स ऑब्जर्व किए हैं, ठीक है, देखे हैं, उसके क्या क्या उन्होंने फीचर्स देखे हैं कि एक तो एंडोस्केलेटन है जो कार्टिलेज का बना है, एक्टोपैरासाइट है वो जिसमें सर्कुलर सकिंग माउथ है, हमें पता है एक्टोपैरासाइट वो होते हैं कि जो स्किन के या एनिमल के किसी दूसरे एनिमल के ऊपर रहते हैं अपने होस्ट पे। तीसरा, पेयर्ड फिन्स और स्केल्स एब्सेंट है लेकिन 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोलोगे तो ये सारे जो फीचर्स है वो क्लास साइक्लोस्टोमेटा में आपको मिलेंगे। देखो कि ये एक्टोपैरासाइट है, ठीक है, ये इनके पास सकिंग एंड सर्कुलर माउथ भी होता है, इनमें स्केल्स और पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं, डिवॉइड लिखा है ना, डिवॉइड का मतलब नहीं प्रेजेंट है, और कार्टिलेजिनस होते हैं। क्या होते हैं ये? कार्टिलेज होती है इनकी बॉडी, एंडोस्केलेटन मेड ऑफ कार्टिलेज। अब इसमें एक पॉइंट लिखा है कि 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, 7, जबकि आप अपनी बुक देखोगे, बुक में क्या लिखा है, क्योंकि दे आर टॉकिंग अबाउट होल क्लास, जबकि यहाँ पे क्लास नहीं, उन्होंने पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म दिया है, तो आंसर तो हमें पता है, देखो पेट्रोमाइजन, सेकंड इसका आंसर है पेट्रोमाइजन क्लास साइक्लोस्टोमेटा में। अब लेकिन यहाँ देखो कि यहाँ पे क्या लिखा है, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, यहाँ तो 7 नहीं लिखा है जबकि क्वेश्चन में 7 है। अब एक बात बताओ, मैं जब से बोले जा रही हूँ, तीसरी वीडियो में बना रही हूँ कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता, ये मैं बार बार बोले जा रही हूँ ना, तो बट ये कैसे एनसीईआरटी से बाहर आ गया? पता ही आपकी बुक में कहाँ है? अपनी बुक खोलो एनसीईआरटी की, जहाँ पे ये साइक्लोस्टोमेटा क्लास है उसी के साथ में देखो डायग्राम बना हुआ है, पेट्रोमाइजन बना हुआ है। कितने गिल स्लिट्स बोला है यहाँ पे? 7, काउंट करो, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितने गिल स्लिट्स है? 7। ये यहाँ से आया है अगेन कि आपको कैसे पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, कि देखो इस डायग्राम में यहाँ पे लिखा है ये 7 गिल स्लिट्स हैं, आपको ऐसे पढ़ना है कि देख एक एक डायग्राम, एक एक टेबल, हर एक चीज बहुत ध्यान से पढ़नी है, लेकिन आया तो फिर भी कहाँ से है? एनसीईआरटी से। तो आंसर इसका क्या है? सेकंड टू पेट्रोमाइजन स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलो। हाँ, यही वो क्वेश्चन था जो मैं कह रही थी कि देखो कितना इंटरेस्टिंग है, आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड स्मार्ट, कि देखो यहाँ से दिया है इन्होंने काउंट करके कि देखो 7 है। नेक्स्ट पर आते हैं, चलो। क्लास 12 चैप्टर आपका सेक्स एवोल्यूशन, आप खोलेंगे, टॉपिक खोलेंगे ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। ये बताया हुआ है, देखो लिस्ट दी हुई है आपको मैचिंग के फॉर्म में, 65 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, 500 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, 350 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, 320 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ। देखो अगेन 65 में क्या हुआ था, यहाँ लिखा है डायनासोर एकदम से डिसअपेयर हो गए थे, तो ए का तो आपका 2 है, ए का 2 2 में है, चलो देख लेते हैं। उसके बाद 500 मिलियन ईयर्स अगो देखो क्या हुआ था, 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स बने थे आपके, तो 500 में इनवर्टिब्रेट्स, बी का 4 है, बी का 4 भी 2 में है और ए का 2 भी इसमें है यहाँ पर, तो ठीक है। नेक्स्ट 350 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था, जॉलेस फिश आई थी, ओके, जॉलेस फिश है आपका, ये रहा, सी का आपका 1 है, C1 तो 4 ही होना चाहिए आंसर, बट हम चेक करेंगे। 320 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था, सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट्स एग्जिस्ट करते थे, सो आपका डी का होना चाहिए 3, क्या है? बिल्कुल, ए सेकेंड, बी 4, C1 एंड डी 3, आपका आंसर है 4। अगेन आपने देखा एग्जैक्ट लाइन टू लाइन किसमें थी, एनसीईआरटी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, चैप्टर 3 क्लास 12, खोलो फटाफट से, चलो दूसरा सर्ट देख लेते हैं, ये क्या होता है, ये देखो डायरेक्ट हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, डायरेक्ट है या नहीं है ये हार्मोन रिलीजिंग, चलो भाई, ए का फिर आपका 3 है, 2 में है वो। मल्टीलोड 375, अगेन ये आपकी बुक में है, देखिए मल्टीलोड 375 क्या है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, तो ठीक है कॉपर, सो बी का 4, तो बी का 4 और ए का 3, 2 है अभी भी, चलो और करते हैं। उसके बाद डायफ्राम, डायफ्राम कहाँ पे लिखा हुआ है आपका,
ये देखिए लिखा हुआ है ना डायफ्राम कि भाई क्या एग्जैक्ट बैरियर मेड ऑफ रबर दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो सी का 1 है आपका, ठीक है। और सहेली ये रहा द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब डी का 2। तो आपका क्या बनता है जिसमें ए 4 है, राइट नहीं सॉरी ए 3 है, बी आपका क्या है 4 है, ठीक है, सी आपका 1 है एंड डी आपका 2 है। सो आंसर आपका हुआ फर्स्ट आपका आंसर है। अगेन पूरा का पूरा ये कहाँ से आया है, एनसीईआरटी से आया है। नेक्स्ट क्लास 11 चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन खोल लीजिए क्लास 11 का। बहुत ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी डायरेक्ट, ये डायरेक्ट नहीं है बट कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का है। इन्होंने खुद ही बोला है कि डब्ल्यूबीसी काउंट जो है ना पर्सन ब्लड सैंपल में इट इज 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, जो लिखा भी है, ठीक है 6 to 8, तो इन्होंने 8 दे दिया। बोला है कि इओसिनोफिल और लिम्फोसाइट्स कितने होंगे अप्रोक्सीमेटली। आपकी बुक में जो मेंशन है ना वो देखो ये है, वो इसमें मेंशन है कि इओसिनोफिल्स जो होते हैं हमारे डब्ल्यूबीसीज में कितने होते हैं 2 to 3%, और लिम्फोसाइट्स कितने होते हैं 20 to 25%। तो अब देख लो 2 to 3% इओसिनोफिल्स होते हैं ना, 8000 का 2% कितना हुआ, निकालो 2% ऑफ 8000 करो भाई, 2 into 8000 ऑन में 100 160। और लिम्फोसाइट्स कितने होते हैं, लिम्फोसाइट्स हैं आपके 20 to 25%, 20% निकाल के देख लेते हैं। 20% वैसे तो मल्टीप्लाई कर दो, 2% 8000 है, 20 होगा कितना 1600। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए जिसमें लिखा हो 2 to 3 ना, तो 2% 160, 3% हो गया 240, ये बनता है आपका सेकेंड कि 2 to 3% तो इओसिनोफिल्स है, 20 to 25% हमें पता क्या होते हैं आपके लिम्फोसाइट्स। अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, एनसीईआरटी से, अगेन बाहर से नहीं आया है, एनसीईआरटी से ही आया। तो इसमें ना आप पता क्या याद रख सकते थे, आगे के लिए भी क्या याद रखना है कि न्यूट्रोफिल मोनोसाइट कितने परसेंट होते, देखो लिखा हुआ है ना इओसिनोफिल कितने परसेंट है, लिम्फोसाइट्स कितने परसेंट होते हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लास 12 का ह्यूमन वेलफेयर वाला जो चैप्टर है, उसमें जो ड्रग्स वाला टॉपिक है 7.5 ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज, वो फटाफट से आप लोगों को खोलना है। खोल लिया, चलो एक तरफ ड्रग के नाम दिए, दूसरी तरफ इफेक्ट, जैसे मैंने आपको बोला ही है सारे के सारे आपके फिर से किस में है, एनसीईआरटी में। एक बार अगर मैं रुकी हूँ, चलो ये पीछे दिख रहा है ना आपको, खुद से बताना जरा क्या हो सकता है इसका आंसर, देखो और बताओ मुझे क्या हो सकता है, पॉज कर लो, बताया करा। चलो अब हम देखते हैं और देखते हैं कि आप एटलीस्ट ये ओबीटी समझ लो, ओपन बुक टेस्ट, कि क्या आप उसमें भी बता पा रहे हो या नहीं। चलिए जी देखो, कोकीन क्या करता है, सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी, कोकीन ये रहा डी, सेंस ऑफ यूफोरिया मतलब डी का 1 है, 2 में है। नेक्स्ट है यहाँ पे निकोटिन, निकोटिन स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रिलिन एंड नॉन एड्रिलिन इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। ओके, तो ए का है आपका कहाँ लिखा है ये आपको दिख रहा है क्या, हाँ ये रहा ना, स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज, ये ना यहाँ पे मैंने स्पेलिंग या कुछ हो गया है बट ठीक है, ये रहा आपका कि एड्रिनल ग्लैंड जो है वो आपका स्टिमुलेट करता है, रिलीज करता है भाई, आपके रिलीज करता है ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है, एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन। सो ए का 2 है आपका और डी का आपका है 1, जो कि एक ही में है, विच इज थर्ड। चलो नेक्स्ट है मॉर्फिन, मॉर्फिन इज इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर्स। ओके, सो इफ बी का थर्ड यस वही है, और उसके बाद है हीरोइन, हीरोइन जो है वो डिप्रेसेंट है एंड स्लो करती है बॉडी फंक्शन को, ठीक है, डिप्रेसेंट सी का 4 है, देखो है ना वही हमारा आंसर, क्या है ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी 4 एंड डी का फर्स्ट, सो आपका आंसर है 3, थर्ड आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, क्लास 12 के बच्चे जो हैं फटाफट से अपनी बुक खोल लोगे, ठीक है। डायरेक्ट आया, देखो ये तो बहुत ही डायरेक्ट है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है ना, वो बताओ कौन से जब वो निकाला जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल से, तो किसके ट्रीटमेंट के लिए निकाला जाता है, एग्जैक्ट ट्रांसजेनिक एनिमल पे जाओगे, थर्ड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट डायरेक्ट लिखा है,
अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन यूज्ड टू ट्रीट एम्फिसीमा, डायरेक्ट है ये, तो इसका आंसर है 1। एम्फिसीमा बनाने के लिए ये किया जाता है। अभी तक हम लोग 152 क्वेश्चन पे आ गए, कोई एक सिंगल क्वेश्चन आपको ऐसा दिखा है, अगर आपने ये बाकी की 2 वीडियोस भी देखी हैं, कि जिस समय क्या हुआ है कि एनसीईआरटी से नहीं आया है? सिंगल क्वेश्चन भी नहीं है अभी तक ऐसा। हम 152 पर हैं। और अगले पे आते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सेलेक्ट द सेट ऑफ फिशेस विच बिलोंग टू द क्लास ऑस्टिकाइटिस। चलो भाई देखो कौन कौन सी, वैसे तो डायरेक्ट हम लोग उस क्लास पे जाएंगे। खोलो अपना 4th चैप्टर क्लास 11 एनिमल किंगडम और देखो कौन कौन सी हैं इसमें। फ्लाइंग फिश, एंजल फिश एंड फाइटिंग फिश। तो फ्लाइंग, एंजल एंड फाइटिंग, 4th इज योर आंसर। बट अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो कि बाकी जो है वो कहाँ से हैं। हैग फिश इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ये रहा, ठीक है। मोलस्का का एग्जाम्पल है कटल फिश, डॉग फिश, सॉ फिश, ये कॉन्ड्रिकाइटिस का एग्जाम्पल है। हमें चाहिए था ऑस्ट्रिकाइटिस, सो इसका आंसर क्या है? 4। मैंने ये बाकी के जो क्लासेस हैं ये क्यों लगाई है, ये आपको ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर आप देखो जो बाकी के एग्जाम्पल्स हैं वो भी एनसीईआरटी से ही आए हैं, कहीं और से नहीं आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। ये देखो ये भी एनिमल किंगडम का ही क्वेश्चन है, चैप्टर 4। एनिमल किंगडम से आए हैं भाई, 5-4 क्वेश्चन आते हैं, 20-25 नंबर का बहुत इजीली से आता है, इजीली आता है एनिमल किंगडम। 1 2 3 4 5, तो एक और हमें डिस्कस करना है, 4th क्वेश्चन हम डिस्कस। क्लास 11 चैप्टर एनिमल किंगडम से आया है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। पहली स्टेटमेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिंथेसिस, क्या वो इनकम्प्लीट होता है? ये देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक पे देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है प्लेटीहेल्मिंथेसिस में इनकम्प्लीट होता है क्योंकि सिंगल ओपनिंग होती है, तो ये वाली तो करेक्ट है, हमें बतानी है इनकरेक्ट। बायलेटरल सिमेट्री जो है अडल्ट एकिनोडर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, देख लेते हैं भाई। अडल्ट एकिनोडर्म्स का है, एकिनोडर्म्स में तो हमें क्या मिलता है? रेडियल सिमेट्री मिलती है, ये गलत है। सूडोसिलम एस्केल्मिंथेस में होता है, ये देखो बिल्कुल सूडोसिलोमेट्स किस में होते हैं? एस्केल्मिंथेस में होते हैं, तो वो करेक्ट है। नोटोकॉट जो है परसिस्टेंट है थ्रू आउट द लाइफ इन द क्लास ऑफ कॉन्ड्रिकाइटिस, देख लो भाई, हाँ भाई नोटोकॉट जो है परसिस्टेंट है क्लास कॉन्ड्रिकाइटिस में, तो ये भी करेक्ट है। मेंबर्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया मेंटेन, ये तो हमें पता ही है, क्या वो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं? नहीं, क्योंकि रेप्टिलिया क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड तो सिर्फ एव्स माने बर्ड्स और मैमल्स होते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि देखो रेप्टाइल्स क्या होते हैं? पोइकिलोथर्मस, मतलब कि वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, एनसीईआरटी में ही लिखा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बी एंड ई आपका आंसर है 2। अगेन पूरा का पूरा ईच एंड एवरी लाइन जो यहाँ मेंशन है तो आपके एनसीईआरटी में ही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 11 के बच्चे खोलेंगे फटाफट से अपनी बुक, कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स फाउंड इन बोथ, वेरी वेरी इजी वैसे तो, कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में दोनों में मिलते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर है राइबोसोम, कि राइबोसोम प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में मिलता है। यहाँ लिखा भी हुआ है देखो, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट, ठीक है। अब एक चीज देखो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हमें पता है प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है देखो, सेल ऑर्गेनल जैसे कि लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी भी, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन वही दिए हैं, लैक सच, कि प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, तो लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया तो होते नहीं। अब आए सेंट्रोसोम, इसी के नीचे एक लाइन में देखो क्या लिखा है, कि एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड सेंट्रोसोम, तो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, जो एनिमल सेल में होता है प्लांट में भी नहीं है, तो प्रोकैरियोट में तो कैसे ही होगा। आंसर क्या हुआ फिर इसका? राइबोसोम। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 12 के ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, एकदम डायरेक्ट आपका फॉर्मूला आया है, आपको बताना है ये वर्ल्ड्स पर लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ, आपकी बुक में है डायरेक्ट, वर्ल्ड्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन which is dn by dt rn k minus n upon में k, which is डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट, कुछ नहीं करना है इसमें, अगर आपको ये याद है तो आप ये कर सकते हो, बिल्कुल डायरेक्ट।
सेकेंड आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका क्वेश्चन नंबर 157 बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन से। ठीक है, चैप्टर खोल लोगे आप। क्वेश्चन क्या है कि एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस जो ये कंडीशन है ये ऑब्जर्व होती है फीटस में जब RH नेगेटिव ब्लड हो और मदर RH पॉजिटिव हो। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देखो यहाँ पे वैसे अभी आपको याद होना चाहिए कि एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस जो कंडीशन होती है ये कब होती है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ, आपकी बुक में एग्जैक्ट मेंशन है कि फीटस RH पॉजिटिव मदर RH नेगेटिव। ये उल्टा दिया है, इसमें बोला फीटस RH नेगेटिव है और मदर RH पॉजिटिव। तो ए तो स्टेटमेंट गलत है। RH एंटीजन इज ऑब्जर्व्ड ऑन RBC इन द मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। एग्जैक्ट देखो लाइन लिखी है, इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ RBC ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमंस। तो बी करेक्ट है। सी बोला है बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन RH ग्रुप मैच किया जाता है, ये हमें पता है, बट क्या ये NCERT में है? ये देखो RH ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, बिल्कुल है। तो सी इज करेक्ट। फोर्थ है RH इनकम्पैटिबिलिटी इज ऑब्जर्व व्हेन अ प्रेग्नेंट मदर इज RH नेगेटिव एंड द फीटस इज RH पॉजिटिव। वही ए वाली का ऑपोजिट है एंड दैट इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ लिखा है कि मदर नेगेटिव है फीटस पॉजिटिव है। तो डी इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ ई स्टेटमेंट क्या है, देखो आपकी ई स्टेटमेंट है एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of second child। ये स्टेटमेंट ना ये इस द तक करेक्ट थी कि ये हम अवॉइड कर सकते हैं anti-RH एंटीबॉडीज, देखे करेक्ट। बट ये कब अवॉइड कर सकते हैं, ये देखो आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। एंटीबॉडी उसके बाद ही वो आप उसके बाद ही रिएक्शन होता है, फर्स्ट चाइल्ड ना कि सेकेंड चाइल्ड। तो E इज रॉन्ग। आपकी दो कौन सी गलत स्टेटमेंट है, A एंड E। आंसर इज थर्ड, करेक्ट आंसर आपका है थर्ड, A एंड E ओनली। पूरा का पूरा देखो है ना NCERT से। नेक्स्ट पर आओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ये है आपका क्लास 12 के माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। ये देख ना क्वेश्चन है ना, देखो कि एक पैराग्राफ, वैसे इसमें बोर्ड में भी अगर जो बच्चे बोर्ड दे रहे हैं ना उसमें भी इस पैराग्राफ से उस बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, में भी आया है, देखो डायरेक्ट आया है। ये बोल रहे हैं बस लाइपेसिस कहाँ यूज होते हैं, डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन। सी का आपका क्या है 4, सी का 4 दो में है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेस क्लोट बस्टर है, रिमूव करता है ऑफ कोर्स फॉर रिमूविंग क्लोट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट, जिसका वही हम लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ क्लोट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल। तो क्या है ये स्ट्रेप्टोकाइनेस, ए का आपका 2 है, ठीक है। A2C4 आपका आंसर वैसे तो 4th है, देखते हैं चेक करेंगे, ओके। साइक्लोस्पोरिन ए क्या करता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, तो D1 वही है। नेक्स्ट है स्टैटिन क्या करता है, देखो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉयरिंग एजेंट है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। सो बी का थर्ड आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है A2 B3 C4 एंड D1। देखो आया है ना अगेन, ये इस पैराग्राफ से प्रॉपर पूरा एक एक वर्ड आपका मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। बोलो एक बार ऐसा मत करो कि सिर्फ वीडियो देख रहे हो, अच्छा अच्छा NCERT से आता है, ऐसे नहीं सोचना है। आपको NCERT खोलनी है, मार्क करना है कि इस बार इससे आया है क्वेश्चन, ओके इससे आया है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। आंसर इज 4। नेक्स्ट पर आते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लास 11 का ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ से आया है। अच्छा ये वाला जो फर्स्ट पेज पर ही लिखा है ना टॉपिक 14.1 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स चैप्टर का, वहां देखो तुम लोग कि ब्रांकियल रेस्पिरेशन, ये देखो लिखा है किस में होती है ब्रांकियल रेस्पिरेशन, ब्रांकियल रेस्पिरेशन मॉलस्क में। तो मॉलस्क का आंसर है ए का है 2, ओके। उसके बाद देखो लंग्स या पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन ऑफ कोर्स लंग्स जो हो गया, किसमें होती है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, देखो भाई जल्दी से बताओ यहाँ क्या लिखा है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। एम्फीबियंस और ये सारे क्या करते हैं, लंग्स, एम्फीबियंस, मैमल्स लंग्स से करते हैं सांस, तो लंग्स मतलब पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्या क्या लिखा है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स दे रेस्पायर थ्रू लंग्स, ओके। सो अगर मैं रेप्टाइल्स पे गए, रेप्टाइल्स रेस्पायर थ्रू
पल्मोनरी रेस्पिरेशन ओनली, ओनली लिखा है ना, क्योंकि यहाँ पे एम्फीबियंस भी लिखा है, एम्फीबियंस गिरा कि जो एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो आपके स्किन से भी सांस लेते हैं और लंग से भी लेते हैं। अगर यहाँ पे ओनली नहीं लिखा होता ना तो एम्फीबियंस भी तो बन रहा था, अडल्ट एम्फीबियन भी आंसर आ जाता है, जैसे कि फ्रॉग जो है, बट ओनली लिखा है तो यहाँ पे रेप्टाइल्स आएगा। अडल्ट एम्फीबियंस ये देखो, जैसे कि फ्रॉग पल्मोनरी लंग से भी ले रहा है, और क्यूटिनियस, क्यूटिनियस मतलब ये देखो आपकी बुक के है जो स्किन से भी सांस लेता है। बाकी आपका बचा अमीबा, अमीबा सेलुलर रेस्पिरेशन करता है क्योंकि वो यूनिसेलुलर होता है। तो देखना भाई ए का 2B1, पहले तो A2B1 ओके, एंड देन C4 C3, 1 आंसर है आपका पूरा एनसीईआरटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बिल्कुल डायरेक्ट आया है। देखो इसमें आपको बताना है किस में होता है, 6 म्यूटेंट कोडोन कौन सा है जिसमें एक्चुअली में म्यूटेशन होती है, ये देखो कौन सा है वो, GUG, यहाँ लिखा भी है लाइन पे कि GAG से GUG में कन्वर्ट होता है। आंसर है आपका 1, खत्म। सिर्फ इतना ही है क्योंकि आपको म्यूटेंट कोड बताना है, अगर नॉर्मल वाला होता तो आंसर आपका GAG होता, बट म्यूटेंट बताना है, इट इज GUG, एनसीईआरटी से डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 162, चैप्टर नंबर जो आपका चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, 17 चैप्टर है, वहां से आया है। इसमें आपको बताना है कि ह्यूमन एंडोस्केलेटन से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दी हुई है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, क्या ह्यूमन स्कल मोनोकॉन्डिलिक होता है? नहीं। ये वाला पेज खोलोगे आप लोग, यहाँ पे मिला हुआ है देखो स्केलेटल सिस्टम में जो है कि ह्यूमन स्केलेटन जो होता है या ह्यूमन स्कल डाइकॉन्डिलिक होता है ह्यूमन स्कल, ये तो गलत है। तो जॉइंट बिटवीन टू एडजॉइनिंग वर्टिब्रा उसे कार्टिलेजिनियस जॉइंट बोलते हैं। यस, ये देखो कि कार्टिलेजिनियस जॉइंट कौन से होते हैं, जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रा, या टू, बात एक ही है, तो ये तो करेक्ट है। ह्यूमन बींग्स में सर्वाइकल वर्टिब्रा क्या 7 होते हैं? देखो बिल्कुल, द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, तो सी इज करेक्ट। अभी तक हमारे बी और सी ये दोनों करेक्ट है। डी है ऑल रिब्स एक्सेप्ट द लास्ट 2 पेयर्स आर बाइसेफेलिक, नहीं ये गलत है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब, each rib is thin flat bone connected dorsally to the vertebral column, ventrally to the sternum. It has 2 articulation surface on its dorsal and hence is called bicephalic, मतलब कि सारी की सारी जो होती हैं वो बाइसेफेलिक होती है, ना कि सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 2 नहीं होती है। तो डी इज रॉन्ग। ई है आपका द ऑसिपिटल बोन ऑफ स्कल इज आर्टिकुलेटेड विद, या ये वैसे भी याद रखना है कि हाँ वो एटलस से ही कनेक्ट होती है। अगर आप लोग के स्कूल में स्केलेटल सिस्टम दिखाया ना, बच्चों को बोन्स दिखाते हैं, तब एटलस तो खैर अलग से दिखाते ही हैं, बट ये लिखा है देखो, फर्स्ट वर्टिब्रा इज द एटलस, इट आर्टिकुलेट्स विद द ऑसिपिटल कॉन्डल, तो ई इज करेक्ट। आपका करेक्ट कौन सा हुआ फिर? बी, सी एंड ई, विच इज 2, तो आपका सेकेंड आंसर जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आया है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आपके आ गए हैं ना, ये हाँ ये सेकंड क्वेश्चन है। एक वो भी तो आया था जिसमें उन्होंने वो पूछा था कि वीक्स में कौन से वीक में क्या फीटस में डेवलप हो जाता है। चलो, स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो अ सीरीज ऑफ सेल डिविजन्स, स्टेटमेंट्स टू प्रोड्यूस स्पर्म, सेलेक्ट द करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको बताना है करेक्ट। ओके, वैसे इसमें से हर बार मोस्टली आता है यार स्पर्मेटोजेनेसिस में से। चलो, स्पर्मेटोगोनिया ऑलवेज अंडरगो मियोटिक सेल डिवीजन? नो, स्पर्मेटोगोनिया हमेशा मियोटिक सेल डिवीजन पे नहीं जाते। ये बुक में भी लिखा है कि स्पर्मेटोगोनिया में तो माइटोटिक होती रहती है भाई। कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, सिर्फ वो जाते हैं मियोसिस। स्पर्मेटोगोनिया भी अपनी मेन जो होते हैं या मेल्स जो होते हैं वो तो लाइफ टाइम जो है स्पर्म प्रोड्यूस करते रहते हैं ना, तो जो स्पर्मेटोगोनिया है वो माइटोसिस करते रहते हैं, अपने नंबर वो हमेशा मेंटेन करके रखता है, फीमेल्स की तरह थोड़ी ना होता है उसमें। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, नेवर। ये लिखा भी है, ये देखो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, तो ये भी गलत है, मियोटिकली डिवाइड करता है। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स थ्रू देयर सेकेंडरी डिवीजन प्रोड्यूस हेप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। कि भाई देखो ये रहा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंडरी मेयोटिक डिवीजन के बाद क्या बनते हैं, एग्जैक्ट लाइन, हेप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। सी करेक्ट है। डी पर आओ, पढ़ो भाई क्या लिखा है डी। स्पर्मेटिड्स जो है प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ थ्रू माइटोसिस, नॉट एट ऑल। स्पर्मेटिड्स से ट्रांसफॉर्म होते हैं स्पर्मेटोजोआ में, लिखा है ना देखो, स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, जिसे स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। डिवीजन तो हो ही नहीं रही, वे नॉट नीदर माइटोसिस नॉर मियोसिस, वो तो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। सो डी इज रॉन्ग। ई क्या है, स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म होते हैं स्पर्मेटोजोआ में, उसे स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। बिल्कुल, ये अभी मैंने आपको बोला ही था, करेक्ट। तो सी एंड ई आर करेक्ट, सेकेंड आपका आंसर है। नेक्स्ट पर आते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है क्लास 11 के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। कि juxtaglomerular apparatus JGA is a special sensitive region formed by cellular modification blank related to the same nephron। डायरेक्ट देखो पूरी लाइन लिखी है, यूरिन फॉर्मेशन वाला 16 चैप्टर का अपना टॉपिक खोलो 16.2, थोड़ा सा एक दो पैराग्राफ नीचे, कि JGA इज अ बिल्कुल सेम, इज अ स्पेशल सेंसिटिव रीजन formed by cellular modification in the distal convoluted tubule DCT and the afferent arteriole at the location of their contact। तो क्या है इसका आंसर, DCT, distal convoluted tubule and afferent renal arteriole। आंसर इज 4। पूरी एग्जैक्ट लाइन आई है ना एनसीईआरटी से। नेक्स्ट पर आओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 12 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर खोलेंगे आप लोग फिर से, कि इनमें से बताओ सेक्सुअल डिसीट कहाँ होती है। सेक्सुअल डिसीट का डायरेक्ट लिखा है, सेक्सुअल डिसीट किस में होती है, आपको दिखता है मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफराइज, ऑफरीज में दिखा, और स्पीशीज ऑफ बी। डायरेक्ट आंसर ऑफरीज एंड बम्बल बी। बट आपको क्या देखना है कि क्या 1, 2, 3 और 4 जो ये बाकी के दिए हुए हैं नाम, ये भी एनसीईआरटी से हैं या नहीं है, या मैं ऐसे ही बोले जा रही हूँ कि पूरा पेपर एनसीईआरटी से आया, पूरा पेपर एनसीईआरटी से आया। चलो देखो, ये रहा फिग और वास्प, ये एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का, ठीक है। क्लाउन, सी एनिमोन, और ये क्लाउन फिश, ये एग्जाम्पल किसका है, आपका कमेंसलिज्म का। कुकू वाला जो एग्जाम्पल दिया है ना, कुकू एंड क्रो, ये आपका किसका एग्जाम्पल है, ब्रूड पैरासिटिज्म का। बाकी के जो ऑप्शन है, जो इवन तो ये रॉन्ग है, ये एग्जाम्पल नहीं है सेक्सुअल डिसीट का, पर आए तो एनसीईआरटी से हैं, यही तो हमें देखना है कि कहाँ से आ रहे हैं, एनसीईआरटी से आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका क्लास 11 के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, चैप्टर नंबर जो 7 है, खोल लो फटाफट, चलो भाई पढ़ो। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्रॉग्स एनाटॉमी। बट एक साथ पढ़ते हैं, चलो। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज द स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन। देखो यहाँ पर एक बार क्या लिखा है यहाँ पे, कि स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन as well as the kidney and lower parts of the body are present in frogs, and a former जो मतलब पहले वाला है which is liver and intestine, liver and intestine के कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, hepatic portal system। तो फर्स्ट वाला इज करेक्ट, ए पॉइंट करेक्ट है, हमें करेक्ट आंसर ही बताने, करेक्ट स्टेटमेंट। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है जो ब्रेन से निकलती है, नहीं, कितनी होती है, 10, गलत। यूरिटर्स एंड ओविडक्ट्स जो है सेपरेटली ओपन होते हैं क्लोका में इन फीमेल फ्रॉग्स। देखिए भाई, फीमेल्स में यूरिटर्स एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली, यस, सो सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिगेंटा एंड ऑप्टिक लोब्स। कि भाई हाइंड ब्रेन में यही देखो, हाइंड ब्रेन में ना सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिगेंटा ये तो आपका होता है, विच इज करेक्ट, कि ये दोनों तो होता है, बट ऑप्टिक लोब्स जो है ना वो नहीं होते हैं, तो बी रॉन्ग। साइनस वेनेसिस जॉइंस द राइट आर्ट्रियम ऑफ हार्ट, ये देखो साइनस वेनेसिस जॉइंस द राइट आर्ट्रियम, ऑफ कोर्स हार्ट, ये हार्ट वाले में है, तो या तो आपके जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ए, सी एंड ई, तो मतलब आपका आंसर है फोर्थ आंसर जो है आपका करेक्ट, और पूरा का पूरा एक एक लाइन आपकी एनसीईआरटी से आई है। नेक्स्ट पर आते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 12 चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेकंड चैप्टर जो है आपका, खोलो ये देखो, अच्छा ये है, मैंने पहले बोला था, सॉरी, बाद में हमने पढ़ानी है ये वाला क्वेश्चन जो, चलो ये आप मुझे बताओ, मैंने ना मार्क नहीं किया, मैंने कहा बच्चे भी तो ढूंढे। हाँ भाई,
फीटस मूवमेंट स्टार्ट एंड हेयर अपीयर्स ऑन हेड, ये देखो यहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है कि फीटस की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। 5th मंथ लगा लो, 5 मंथ्स, एक हफ्ते में, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 5 4 20, तो 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ए का आपका 2 है, 2 में है, चलो देखते हैं भाई, ए जो है 2 सेकेंड में भी है और 4th में भी है, देखते हैं हमारा आंसर। फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट, यहाँ पे देखो बाय द एंड ऑफ 24 वीक सेकेंड ट्राइमेस्टर, नहीं ये तो नहीं है, हाँ, by the end of second month of pregnancy the fetus develops limbs and digits। second month मतलब 8 हफ्ते हो गए ना, so 8 weeks of pregnancy। बी का आपका 3 है, so इसमें ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें बी का 4 है, मेरे हिसाब से आपका आंसर 2 है, सेकंड है, बाकी हम देखते हैं। फीटस डेवलप एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, डेवलप कब कर लेता है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपके एक्सटर्नल जेनाइटल नहीं, मतलब बेसिकली सारे ही, फॉर एग्जाम्पल द लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप, कहाँ पर, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो जाता है, 12 हफ्ते हो जाते हैं। सो सी का आपका 4 है। बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर, आईलेट सेपरेट हो जाती है, आई लैशेस बनते हैं, ये रही बॉडी बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स, आईलेट सेपरेट हो जाती है, आई लैशेस बन जाते हैं। तो डी का आपका है 1, यही है, A2 B3 4 एंड D1, तो आपका आंसर क्या हुआ, सेकेंड, सेकेंड आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। इन अ पॉपुलेशन ऑफ ग्रास ओपर स्पीशीज क्रोमोसोम नंबर जो है सब मेंबर्स में 23, कुछ में 24 है, तो बताओ 23 वाले कौन है, 24। पहले तो आपको याद होना चाहिए कि ग्रास ओपर में एक्सो सिस्टम होता है मेल्स में, और फीमेल्स में होता है एक्स एक्स सिस्टम, है ना, कि भाई एक क्रोमोसोम कम होगा ही होगा मेल्स में, तो फीमेल्स में 24 क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल्स में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। बट क्या ये एनसीईआरटी में दिया है एग्जैक्ट ऐसे, हाँ भाई, ये देखो लिखा है कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है ग्रासहोपर में वो कैसा होता है, एक्सोटाइप होता है, जिसमें एग में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि स्पर्म में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होगा, एक दूसरा नहीं होगा। अगर हम ये बोल सकते हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई ये किसमें है, कि एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होती है, मेल्स में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है ऑटोसोम्स के अलावा, जबकि फीमेल्स में एक एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, मतलब कि फीमेल्स में 24 क्रोमोसोम होंगे, मेल्स में 23 क्रोमोसोम्स होंगे। इसका आंसर क्या होगा कि 23 मतलब मेल्स, 24 मतलब फीमेल्स, आंसर इज 3, 3 आंसर है आपका इसमें, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आया है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इस सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी का सेकंड क्वेश्चन है, अभी 2 क्वेश्चन आए हैं इससे। चलो, इन विच एनिमल डू हैप्लॉइड सेल डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस गैमीट्स, भाई हमें पता है कि एनिमल जो है हैप्लॉइड सेल ही डिवाइड करते हैं, वो भी माइटोटिकली, वो सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, मेल हनी बी में, क्योंकि मेल हनी बी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, ये देखो मेल प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय माइटोसिस, आंसर इज मेल हनी बी। बाकी किसी में भी माइटोटिकली नहीं, हमेशा गैमीट्स बनते हैं मियोसिस से, माइटोसिस से नहीं, सिवाय मेल हनी बी के। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बहुत क्वेश्चन आए हैं भाई ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी, कि आपको लेयर्स बतानी है, पहले कौन सी है, देखो पहले आपको कोरोना रेडिएटा दिखती है, ठीक है, उसके बाद आपकी जोना पेलिसिडा होती है, फिर आपका पेरीविटलाइन स्पेस होता है, तो सबसे पहले होती है कोरोना रेडिएटा, जोना पेलिसिडा, पेरीविटलाइन स्पेस, और फिर जाके आपके ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो इट शुड बी सी ए टी एंड, नहीं 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 ये नहीं है, सॉरी सेकंड नहीं है, सी ए बी डी पेरीविटलाइन स्पेस है, और फिर आपका डी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो आंसर आपका थर्ड है, डायरेक्ट ये डायग्राम से आया, कहीं ऐसे ये लाइन नहीं लिखी है एनसीईआरटी में कि पहले आपकी कोरोना रेडिएटा होगी, फिर आपकी जोना पेलिसिडा, फिर पेरीविटलाइन स्पेस, नहीं, डायग्राम में तो मेंशन है ना, तो वहीं से करना है फिर। तो खैर एनसीईआरटी के लिए जब आप सीबीएसई बोर्ड के लिए भी पढ़ते हो, ये आपने पढ़ा होगा, पढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्लास 12 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से आया है आपका, कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड प्रोडक्शन ऑफ लार्ज होल इन स्विस चीज, वाला चैप्टर खोलेंगे आप, 8 चैप्टर माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, डायरेक्ट लिखा है स्विस चीज में जो होता है लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, क्यों, कौन सा बैक्टीरिया है यहाँ पे, प्रोपियानी बैक्टीरियम शर्मानी, कर लो भाई, कहाँ लिखा है,
द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। बस खत्म, कुछ है ही नहीं। लैक्टोबैसिलस तो हमें पता ही है। आप ये भी देखोगे ना, ट्राइकोडर्मा, लैक्टोबैसिलस, क्लोस्ट्रिडियम, ये सारे भी इसी चैप्टर में इनके अपने अपने फंक्शंस दिए हुए हैं, सेम चैप्टर में, बाहर से नहीं आया है, इंटरनेट से कुछ नहीं देते हैं। जो सीबीएसई वो सॉरी सीबीएसई एनटीए वाले नीट के एग्जाम में सब कुछ आपके एनसीईआरटी से आया है। आंसर आपका है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस आइसोलेटेड फ्रॉम बेसिलस थुरिनजेनिस, बीटी जो हम बोलते हैं ना, बीटी टॉक्सिन, कॉटन बॉलवर्म्स और कॉर्न बोरर से। अब एक चीज यहाँ पे देखना, देखो यहाँ पे लिखा है ना, जो आपके कॉटन बॉलवर्म्स हैं वो 2 प्रोटीन बनाता है, cry1ac एंड cry2ab, ओके। लेकिन इन्होंने बोला है कॉटन बॉलवर्म्स एंड कॉर्न बोरर, और कॉर्न बोरर आपका बनाता है cry1ab। पहले तो सिर्फ ये देखो कहाँ पे cry1ab है। आप सेकंड आंसर नहीं कर सकते हो इसमें, क्योंकि cry1ac एंड cry2ab दोनों ही कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल करता है, कॉर्न बोरर को कंट्रोल cry1ab करता है। तो आंसर है भाई cry1ac हमने ले लिया किसका, जो कंट्रोल करता है कॉटन बॉलवर्म्स को, और कॉर्न बोरर को cry1ab। आंसर 1 है, 2, 3, 4 कुछ भी नहीं है, इसका आंसर क्या है 1। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इकोलॉजिकल पिरामिड्स रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स एंड दे आर जनरली इन्वर्टेड फॉर। चैप्टर 12 सॉरी चैप्टर आपका 12 ही है, ओके हाँ। इकोसिस्टम में खोलिए, डायरेक्ट देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, इन्वर्टेड पिरामिड्स जब होते हैं, कौन से पिरामिड आपके इन्वर्टेड होते हैं, लिखा भी है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, आपके बायोमास में होते हैं। बट यहाँ पे ना ठीक है, बायोमास में 2 लिखे, एक ग्रासलैंड और एक सी वाला, वो भी यहाँ देखो लिखा है, द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड बिकॉज द बायोमास ऑफ फिश फार एक्सीड दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन का जो बायोमास है बहुत कम होता है, फिशेस बहुत ज्यादा होता है, तो इसका आंसर क्या होगा 4। डायरेक्ट पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इन्वर्टेड होता है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर 3 क्लास 12 में लिखा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिफ्ट टू ओवरकम इन गिफ्ट क्या होता है, गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। देखो गिफ्ट होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल। ओवम कलेक्ट करके हम क्या डाल रहे हैं डोनर में, डोनर से ओवम कलेक्ट किया और फेलोपियन ट्यूब में डाल रहे हैं, जो एक्चुअली सूटेबल एनवायरनमेंट प्रेजेंट दे सकती है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो पहला है ओवा कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर आर ट्रांसफर टू द यूट्रस, और वो भी इनफर्टाइल, रॉन्ग है, क्योंकि यूट्रस नहीं फेलोपियन ट्यूब, इनफर्टाइल नहीं है, बट ठीक है हाँ आप इनफर्टाइल बोल सकते हो, या जो भी आप बोलोगे आप उसको कि आप ये बोलोगे जो सूटेबल एनवायरनमेंट दे रही है, ठीक है। अर्ली एम्ब्रियो नहीं, क्योंकि हम लोग गैमीट दे रहे हैं, ओवम दे रहे हैं, वैसे भी नाम में लिखा है गिफ्ट, इन्होंने जानबूझ के गिफ्ट की फुल फॉर्म नहीं दी, नहीं तो समझ ही आ जाता कि सेकंड और थर्ड तो है ही नहीं। फोर्थ है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल who cannot produce ovum but can provide suitable environment। वैसे इनफर्टाइल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ओवम वो प्रोड्यूस नहीं करी, तो आपकी एनसीईआरटी में देखो एग्जैक्टली लिखा है ना, एग्जैक्ट जो है विच इज 4th, आंसर क्या है आपका 4th है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 11th की बुक खोल लो फटाफट, देखो भाई इसमें क्या आया है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताओ सेल ऑर्गेनल से रिलेटेड। पहली है, द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में गोल्गी, ईआर और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, नहीं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है आपकी बुक में, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ईआर, गोल्गी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो ए इज रॉन्ग। आईआर जो होता है उसमें राइबोसोम होते हैं, ये हमें पता ही है, मैंने आपकी बुक में था, मुझे जगह नहीं थी तो मैंने डाला नहीं, पर ऑफ कोर्स आरईआर हमें पता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ ही इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो सेकंड इज करेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों में सर्कुलर डीएनए होते हैं, बिल्कुल, अगेन मैंने नहीं, वो है आपके बुक में देख लेना, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड यही तो होते हैं जो कंजर्वेट, मतलब इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, यस जी। तो डी है आपका, अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोस्केलेटन, दैट इज करेक्ट, ये भी आपकी एनसीईआरटी में है, आप ढूंढ के आप एक्चुअली मुझे कमेंट करो कि बताओ ये कहाँ है, कौन से पेज पर है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, नहीं हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, तो करेक्ट आंसर है बी सी डी, दैट इज 4th।
आपका आंसर क्या हुआ? फोर्थ हुआ। नेक्स्ट पे आते हैं, चलो भाई। नेक्स्ट है आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्लास 11 के बच्चे खोल लीजिए, क्लास 11 की बुक जिसके पास है वो खोल लो। मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी आर अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन। एग्जैक्ट ये आपका लिखा है लाइन, ओह मैंने ये लगाया नहीं है बट या ये एग्जैक्ट लाइन पता नहीं कहाँ गया मैंने, क्योंकि निकाला था, मैं ढूंढ रही थी ना जब, हाँ बट ये एग्जैक्ट लाइन आपकी एनसीईआरटी में लिखी है, 52% वाली लाइन भी लिखी है, ठीक है, तो ये करेक्ट है यूकैरियोटिक सेल। मेजर फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर, ये भी पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है यार, चलो बट ये भी करेक्ट है। मेजर लिपिड्स जो होते हैं ये वैसे ठीक है, मेजर फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो बायलेयर में होते हैं, तो सेकंड इज आल्सो करेक्ट, बी इज आल्सो करेक्ट। एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल फॉर्म मीजोसोम, देखो भाई स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएट फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम, बट ये क्या है, इन्होंने बोला है यूकैरियोटिक सेल के लिए, यूकैरियोटिक, बट ये कहाँ मीजोसोम कहाँ पे होते हैं? प्रोकैरियोट्स में। C is wrong. T. Tail towards the inner part of lipid are hydrophobic and thus protected from the aqueous medium. ये देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है hydrophobic tail towards the inner part. That is correct. Eukaryote में ही होता है. D is correct. E है glycocalyx is present on the outer surface. Again present होता है glycocalyx but in prokaryotic cell. So eukaryotic में नहीं होता. E is wrong. तो आपका आंसर है A, B and D, which is थर्ड करेक्ट है, थर्ड पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट पर आते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाले नेक्स्ट 177 क्वेश्चन पे आते हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट से आया है, ये ना थोड़ा सा नीचे हो गया है बट कोई नहीं, देख लेते हैं फिर भी अगर हम कर पाए। देखो ये ना पूरा इस टॉपिक से आया है, मिस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, सी का आपका क्या है 2 है, ओके लिखा भी है अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऐसा करके। टेटनी है आपका रैपिड स्पैज्म या वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम। देखो ए का आपका 3 है, A3 एंड C2 अभी तक किसमें है हमारा? फर्स्ट में है, ओके। उसके बाद हम आते हैं अर्थराइटिस, हमें पता है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, यस बी का 1। जो फोर्थ है ना इसमें एक्चुअली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, डी का 4 ही है जिसमें ये लिखा हुआ है, देखो अगर आपको दिख रहा है प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या है? फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट पर आओ, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लास 12 चैप्टर नंबर जो आपका 7 है, सॉरी चैप्टर नंबर जो 6 है, एवोल्यूशन, वहां से आया है, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन से। वो बोल रहे हैं कि ब्रेन कैपेसिटी के हिसाब से इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन का, पैरेलल प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, ब्रेन और लैंग्वेज स्किल्स बढ़ी हैं, तो उसके हिसाब से आप इवोल्यूशन बताओ उनका इंडिविजुअल स्पीशीज। ये देखो सबसे पहले आए थे रैमापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, लिखा भी हुआ है, ठीक है। उसके बाद कौन आए? होमो इरेक्टस, निएंड्रल्स, और उसके बाद हमें पता है होमो सेपियंस। तो देखो सबसे पहले तो रैमापिथेकस कहाँ है? एक ही में है भाई, ये तो बहुत इजी है, डायरेक्ट रैमापिथेकस ऑस्ट्रेलो नहीं दिया है पिथेसियंस, बट उन्होंने होमो हैबिलिस दिया है, करेक्ट। होमो इरेक्टस है बिल्कुल, निएंड्रल है बिल्कुल, और फिर होमो सेपियंस है। तो इसका आंसर आपका क्या हुआ? 178 का आंसर है आपका 1। पूरा देखो तुम लोग, यही तो मैं दिखा रही हूँ कि आप लोग देखो सबका सब पूरा का पूरा एनसीईआरटी, ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है। वैसे तो देखो फ्लाइटलेस बर्ड विथ फोर लिम्स मॉडिफाइड एज पैडल लाइक स्ट्रक्चर सूटेड फॉर स्विमिंग, ये हमको पता है पैंगुइन इसका आंसर है, बच्चों को पता होता है, बट ये नहीं पता इन चारों में से पैंगुइन कौन सा है। कोई किसी को गलती से भी गेस नहीं करना है कि ओके पी फॉर पैंगुइन, पी फॉर ये स्टैकुला, इसको कर देते हैं। आया ये एनसीईआरटी से, ये देखो यहाँ पे 4 नाम लिखे हुए हैं। स्टैकुला आपका पैरट होता है लिखा है, तो ये तो आपका पैरट है। नियोफ्रोन, ये देखो नियोफ्रोन क्या होता है? वल्चर, ओके। स्टूथियो ये लिखा है, देखो कहाँ लिखा है, ये होता है ऑस्ट्रिच। एंड एप्टेनोडाइट्स होता है आपका पैंगुइन। तो ये इसका आंसर क्या है हमारा? 3, ठीक है। फ्लाइटलेस बर्ड, ये तो पैंगुइन है या ऑस्ट्रिच है? ऑस्ट्रिच उड़ने का काम करता है, पैंगुइन ही है जो क्या करता है भाई, स्विमिंग के लिए यूज करता है। आंसर इसका क्या है? 3। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन बिटवीन 2 स्पीशीज। ओके, ये जो आपका टेबल है इसमें से है, पहला है पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म दोनों में एक स्पीशीज बेनिफिट और एक हार्म, गलत है। देखो पैरासिटिज्म में यहाँ पे एक बेनिफिट एक हार्म, करेक्ट, बट कमेंसलिज्म में एक बेनिफिट एक को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो 1 इज
रॉन्ग। म्यूचुअलिज्म में दोनों बेनिफिट होते हैं, बिल्कुल, प्लस प्लस दोनों में है, यस। कमेंसलिज्म में दोनों स्पीशीज बेनिफिट, नहीं, हमने अभी देखा कमेंसलिज्म में एक बेनिफिट होती है, एक को फर्क नहीं पड़ता, रॉन्ग। पैरासिटिज्म में एक बेनिफिट होती है और एक हार्म होती है, यस, एक बेनिफिट हो रही है, एक हार्म हो रही है, सो डी इज करेक्ट। अभी तक दो करेक्ट है, बी एंड डी। एंड एमेंसलिज्म में एक हार्म होती है, एक को कोई फर्क नहीं पड़ता, करेक्ट, एक हार्म हो रही है, एक को फर्क नहीं पड़ रहा, सो आपका आंसर जो करेक्ट है वो है बी, डी एंड ई, विच इज थर्ड। तो 180 का आंसर आपका क्या है? 3। एक क्वेश्चन ना मैंने खुद से नहीं ढूंढा है, आप मुझे उसका आंसर बताओगे और आप ही मुझे बताओगे कि एनसीईआरटी में वो कहाँ है, मोशन एंड मूवमेंट में है। 161 क्वेश्चन है, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ पिक्चर, वट एवर यू वांट, बट इसका मुझे आपको कमेंट में बताना है कि एनसीईआरटी के कौन से पेज कौन से टॉपिक से है एंड इसका आंसर क्या है। नीट 2026 में आया है ये क्वेश्चन, सेट नंबर जो 11 था उसमें 160 क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो, मुझे बताना जिसने नीट दिया है उसके कितने मार्क्स बन रहे हैं अभी तक, और जो नेक्स्ट ईयर देने वाले उनके लिए ये वीडियो सच में हेल्पफुल रही या नहीं। मेरे हिसाब से ये बहुत हेल्पफुल है क्योंकि आपको समझ आएगा कि एनसीईआरटी आपको पढ़नी कैसे, ठीक है। ओके, बाय एवरीवन, बाय।